अरस्तु की संविधान संबंधी धारणा को स्पष्ट करने के बाद हम अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण लेते हैं और अरस्तु का ये संविधानों का वर्गीकरण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया है, एक तो संख्या के आधार पर, दूसरा नैतिक आधार पर। संख्या के आधार पर अरस्तु का कहना है तीन प्रकार की शासन प्रणालियां हो सकती हैं, एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्ति का शासन और तीसरा संपूर्ण जनता का शासन। दूसरा उसने नैतिक आधार लिया है। इसमें अरस्तु का ये कहना है कि नैतिक आधार में ये देखा जाए कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है। शासन करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य के आधार पर उसने पुनः शासन प्रणालियों को दो भागों में बांटा है, स्वाभाविक शासन प्रणालियां और निकृष्ट शासन प्रणालियां। स्वाभाविक शासन प्रणाली वे होंगी जिसमें शासक वर्ग जन कल्याण को ध्यान में रखकर शासन व्यवस्था का संचालन करता है, और निकृष्ट शासन प्रणालियां वे होंगी जिसमें शासक वर्ग जनहित की अवहेलना करके निजी स्वार्थों को ध्यान में रखकर शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। अब अरस्तु ने संख्या के आधार को और नैतिक आधार को सम्मिलित करते हुए अपना संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है कि संख्या के आधार पर अगर एक व्यक्ति का शासन है और वह व्यक्ति जन कल्याण को ध्यान में रखकर शासन व्यवस्था का संचालन करता है तो शासन व्यवस्था का स्वाभाविक रूप होगा राजतंत्र का। लेकिन अगर वह व्यक्ति जन कल्याण की अवहेलना करके निजी स्वार्थों को ध्यान में रखकर शासन व्यवस्था का संचालन करता है, जनता पर अत्याचार करता है, तो शासन व्यवस्था का रूप हो जाएगा आताताई तंत्र। इसी तरह अगर कुछ व्यक्तियों के हाथ में शासन सत्ता है, ये कुछ व्यक्ति जन कल्याण को ध्यान में रखकर अपने वर्गीय हितों को नहीं, जनहित को ध्यान में रखकर शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, तो शासन का रूप होगा कुलीन तंत्र। लेकिन अगर यह कुलीन वर्ग अपने कुलीन वर्ग के हितों को ही ध्यान में रखकर, धनिक वर्ग के हितों को ही ध्यान में रखकर सामान्य जनता की अवहेलना करके शासन व्यवस्था का संचालन करता है, तो शासन व्यवस्था का विकृत या निकृष्ट रूप होगा धनिक तंत्र का। इसी तरह से अगर बहुसंख्यक जनता के हाथ में शासन सत्ता है और बहुसंख्यक जनता संपूर्ण जनता के हितों को ध्यान में रखकर शासन व्यवस्था का संचालन करती है, तो शासन व्यवस्था का रूप होगा संवैधानिक तंत्र, जिसे अरस्तु ने पॉलिटी का नाम दिया है। लेकिन अगर बहुसंख्यक जनता संपूर्ण जनता के हितों को ध्यान में न रखकर अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, अपने हिसाब से सब अपने स्वार्थों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो शासन व्यवस्था का यह रूप होगा अरस्तु के अनुसार भीड़ तंत्र, जिसको उसने डेमोक्रेसी का नाम दिया है। तो इस प्रकार अरस्तु ने अपना संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। अरस्तु के वर्गीकरण की कुछ विशेषताएं हैं। अरस्तु का कहना है कि शासन व्यवस्था के स्वरूप और सामाजिक तत्वों में संबंध होता है। अरस्तु के अनुसार अगर शासन व्यवस्था का रूप राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, आताताई तंत्र है या धनिक तंत्र है, तो इसमें हमेशा धनिक व्यक्तियों के हाथ में सत्ता रहती है। लेकिन अगर पॉलिटी या संवैधानिक तंत्र है या जनतंत्र है, तो इसमें शासन सत्ता में निम्न वर्ग की प्रधानता होती है। मतलब शासन व्यवस्था के स्वरूप और सामाजिक तत्वों के बीच में संबंध हमेशा पाया जाता है। इसके अलावा दूसरी अरस्तु के वर्गीकरण की विशेषता है कि संविधानों में एक चक्रीय रूप में परिवर्तन होता है। जिस प्रकार से साइकिल का पहिए घूमते हैं, ठीक इसी प्रकार से संविधानों में भी चक्र के रूप में एक के बाद एक परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले जनता किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढकर उसे अपना राजा बनाती है। यह व्यक्ति कुछ समय तक जनहित को ध्यान में रखकर शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात वह भ्रष्ट हो जाने के कारण शासन व्यवस्था का रूप आताताई तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। इसके पश्चात जब उस आताताई के अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तो उसके पश्चात जनता
उस एक व्यक्ति के हाथ से शासन सत्ता अपने हाथ में ले लेती है और शासन सत्ता सौंप देती है व्यक्तियों के एक वर्ग के हाथ में, क्योंकि एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा। ये कुछ व्यक्ति भी पहले जन कल्याण को ध्यान में रखकर शासन करते हैं तो शासन का रूप आ जाता है कुलीन तंत्र, लेकिन मानवीय स्वभाव होने के कारण उसमें भी दोष उत्पन्न हो जाते हैं और ये कुलीन तंत्र भी कुछ समय पश्चात धनिक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। जब एक वर्ग का शासन का अनुभव भी जनता के लिए ठीक नहीं रहता तो फिर जनता शासन सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। बहुसंख्यक व्यक्तियों के हाथ में शासन सत्ता आ जाती है। ये बहुसंख्यक व्यक्ति पहले जन कल्याण को ध्यान में रखकर शासन करते हैं, पर कुछ समय पश्चात वे भी अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करना शुरू कर देते हैं। तो बहुसंख्यक व्यक्तियों का शासन जो पहले पॉलिटी या संवैधानिक तंत्र था, अब जनतंत्र या भीड़ तंत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जब जनतंत्र या भीड़ तंत्र आ जाता है, संपूर्ण जनता का शासन भी ठीक नहीं रहता, तो ऐसी स्थिति में जनता फिर से किसी योग्य व्यक्ति की तलाश करती है और उस योग्य व्यक्ति के हाथ में शासन सत्ता सौंपती है और फिर से राजतंत्र शुरू हो जाता है। अरस्तु के इस संवैधानिक वर्गीकरण की अनेक व्यक्तियों के द्वारा आलोचना भी की गई है। सबसे पहली आलोचना की गई है गार्नर और वॉन महल के द्वारा। गार्नर का ये कहना है कि अरस्तु ने संविधानों का जो वर्गीकरण किया है या राज्यों का जो वर्गीकरण किया है वह संविधानों या राज्यों का वर्गीकरण नहीं है, सरकारों का वर्गीकरण है। लेकिन ये आलोचना ठीक नहीं है, क्योंकि अरस्तु एक यूनानी विचारक था और यूनान में उस समय राज्य, सरकार, संविधान जैसे पहले बताया सब एक रूप होते थे और इसके अलावा राज्य तो एक अमूर्त इकाई है, उसका मूर्त रूप क्योंकि सरकार होता है, इसलिए गार्नर या वॉन महल के द्वारा की गई ये आलोचना ठीक नहीं है। सेकंड आलोचना की जाती है कि अरस्तु का वर्गीकरण संख्यावाचक है, अवैज्ञानिक है और गार्नर की ही ये आलोचना है। गार्नर का ये कहना है कि अरस्तु ने संख्या के भौतिक आधार पर संविधानों का वर्गीकरण किया है, ये किसी वैज्ञानिकता पर आधारित नहीं है। लेकिन ये आलोचना भी ठीक नहीं है, क्योंकि संख्या के आधार पर वर्गीकरण का अपना महत्व है। शासन सत्ता कितने व्यक्तियों के हाथ में है, इसके आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि जनता में राजनीतिक चेतना का स्तर कितना है। जैसे मान लीजिए राजतंत्र है या कुलीन तंत्र, पहले राजतंत्र है तो इसका मतलब जनता में राजनीतिक चेतना का प्रसार नहीं हुआ है। कुलीन तंत्र है या एक वर्ग का शासन है तो इसका तात्पर्य है कि राजनीतिक चेतना का प्रसार हो रहा है। और बहुसंख्यक जनता के हाथ में अगर शासन सत्ता है तो इसका मतलब है कि जनता में राजनीतिक चेतना का स्तर काफी ऊंचा है। इसके अलावा नेक्स्ट आलोचना की जाती है कि अरस्तु ने प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया। वास्तव में अरस्तु ने प्रजातंत्र को अपने वर्गीकरण में सबसे निम्न स्थान प्रदान किया है, जबकि वर्तमान समय में प्रजातंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। नेक्स्ट आलोचना है कि अरस्तु का वर्गीकरण वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं होता, ये बहुत पुराना है। वर्तमान समय में हम राज्यों का वर्गीकरण इस आधार पर करते हैं प्रत्यक्ष शासन प्रणाली, अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली या संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक, संघात्मक। लेकिन अरस्तु का वर्गीकरण जो किया गया है वो अब लागू कहीं पर भी नहीं हो रहा है। और लास्ट आलोचना है कि अरस्तु का वर्गीकरण परिवर्तन चक्र जो उसने संविधानों का दिया है वो गलत है। अरस्तु का कहना है पहले राजतंत्र आएगा, उसके बाद आताताई तंत्र, फिर कुलीन तंत्र, फिर धनिक तंत्र, फिर पॉलिटी और फिर भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र और फिर से राजतंत्र। आलोचक कहते हैं संविधानों में इतने सिस्टमेटिक ढंग से परिवर्तन कभी नहीं होते जैसे कि अरस्तु ने बताया। ये जरूरी नहीं है कि आताताई तंत्र के बाद फिर कुलीन तंत्र आए। आताताई तंत्र के बाद जनता खुद अपने हाथ में सत्ता ले सकती है और फिर अगर जनता का शासन ठीक नहीं रहता तो ये जरूरी नहीं है कि जनता फिर से एक व्यक्ति के हाथ में शासन सत्ता सौंपे, वो योग्य व्यक्तियों के वर्ग के हाथ में भी शासन सत्ता सौंप सकती है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी अरस्तु का वर्गीकरण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और आने वाले संविधानों या राज्यों के वर्गीकरण को इसने बहुत अधिक सीमा तक प्रभावित किया है। धन्यवाद।